हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. ओके, ये जो हमें पिक्चर दी है ये कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है? ये है जंतर मंतर. अब इसके बारे में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो ऑप्शन ए पे आ जाओ. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. यमुना के किनारे पे नहीं है ये. यमुना के किनारे पे जो फेमस मॉन्यूमेंट है वो है ताजमहल. तो ये तो नहीं है. ऑप्शन सी पे आ जाओ. इट वॉज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव. तो ये जो है इसको किंग नरसिम्हा देव ने नहीं बनाया था. जंतर मंतर वॉज बिल्ट बाय किंग महाराजा जयसिंह टू. ठीक है. ऑप्शन डी. इट वॉज डिजाइंड बाय द आर्किटेक्ट जॉर्ज विटिट. जॉर्ज विटिट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, ना कि जंतर मंतर. Now option B, it is used to measure time, prediction movement of sun, moon and the planet. हाँ, ये इसके बारे में फैक्ट है. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट मैच. यहाँ पे ऑप्शन ए देखो, छऊ को इन्होंने मैच किया है मणिपुर से. छऊ जो है वो एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म जिसमें कि मार्शल आर्ट, फोक डांस इंक्लूड होता है, और ये है वेस्ट बंगाल से, ना कि मणिपुर. तो ये ऑप्शन तो करेक्ट मैच नहीं है. ऑप्शन बी, लावनी. लावली इन्होंने बोला है वेस्ट बंगाल का फॉर्म है. नहीं, लावनी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो कि महाराष्ट्र से है. तो ये भी गलत मैच है. ऑप्शन सी, थंगता. थंगता को इन्होंने उड़ीसा से मैच किया है. थंगता जो है वो मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि मणिपुर से है, ना कि उड़ीसा. ये भी गलत है. ऑप्शन डी, गरबा. गरबा तो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो कि गुजरात को बिलोंग करता है. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव बोन्स इन आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? बोन्स मतलब स्केलेटन सिस्टम ही अगर हमारा नहीं हो तो क्या होगा? ऑप्शन 1 देखो, आर ऑर्गन्स विल नॉट बी प्रोटेक्टेड. यस, अगर हड्डी नहीं होगी तो ऑर्गन्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे, है ना? तो दिस इज़ राइट. ऑप्शन बी बोलता है आर बॉडी विल नॉट हैव शेप. बॉडी में शेप भी नहीं होगी, बिकॉज बोन्स की वजह से तो हमारी बॉडी में शेप आती है. ऑप्शन 3, वी विल नॉट बी एबल टू मूव. येस, बोन्स और स्केलेटन अनेबल अस टू मूव. ऑप्शन 4, वी विल फील नॉशिएटेड. नॉशिया क्या होता है? जब हमारे पेट में डिस्कम्फर्ट होता है या हमको वॉमिट जैसा मन करता है. इस बोन्स का इससे कोई लेना देना नहीं है. तो ऑप्शन 4 तो इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट. So option D is the right answer. Now question number 24, select the option that shows the correct sequence of steps involved in global warming. Okay, global warming क्या होता है? जब टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और हमको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको अरेंज करना है. तो ऑप्शन 1 देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल गैसेज आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. इन गैसेज को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये हमको बोला है कि रिलीज हो रही हैं, तो ये वन ऑफ द स्टेप होगा. ऑप्शन 2 सेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज. तो ये तो लास्ट है. जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, 4th स्टेप होगा ये. देन ऑप्शन 3 बोलता है फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड. अच्छा, फ्यूल बर्न करते हैं, उसी में से तो गैसेस निकलती हैं. तो ये स्टेप ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज से पहले आएगा. तो सबसे पहले फ्यूल बर्न हुआ, फिर उससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हुई, और फिर वो गैसेज ने क्या किया? अब ऑप्शन 4 देखो, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस. ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये अर्थ की हीट को एस्केप नहीं करने देती, उसको ट्रैप कर लेती हैं. तो ये हो गया स्टेप 3. और फिर हुआ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज. फ्यूल जला, ग्रीन हाउस गैसेज निकली, और उन गैसेज ने गर्मी को ट्रैप कर लिया और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया. तो ये हमारा ऑप्शन बना 3, 1, 4, 2, जो कि है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ मून इमीडिएटली फॉलोज द न्यू मून फेज. आई होप आपने फेजेज ऑफ मून पढ़ा हुआ है. 28 डेज लगते हैं एक ल्यूनर साइकिल कंप्लीट करने में, और हमसे पूछा है न्यू मून के इमीडिएटली आफ्टर कौन सा फेज होता है. तो न्यू मून के बाद अगर आप देखो तो इस तरह से मून दिखाई देता है ना, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट जो है वो एंटायरली कार्बन एटम से बना होता है.
ओपेक होता है, ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसमें शाइनी लस्टर होती है तो दिखने में आपको सिल्वर जैसा लगेगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी होता है और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, जो प्रॉपर्टीज बोली थी। ऑप्शन 1 स्लिपरी, तो मैंने बताया ना बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, तो ये तो सही है। नंबर 2 कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, येस इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन 3 ट्रांसल्यूसेंट, नो ये ट्रांसलूसेंट नहीं होता, ये ओपेक होता है, हम इसमें से देख नहीं सकते हर पार। ऑप्शन 4 नॉन मैग्नेटिक, हाँ ग्रेफाइट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। ऑप्शन 5 कंडक्ट हीट, येस इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर बनेगा 1 2 4 5 करेक्ट, विच इज़ ऑप्शन डी। Question number 27, unscramble the given letter to get the name of the material which is non-biodegradable। तो ये हमारे लिए हिंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और यहाँ पे हमें लेटर दिया है CSLPATI। इससे क्या बनेगा जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है? प्लास्टिक। अब क्वेश्चन में देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल। ऑप्शन ए दिया है मैग्नेटिक। प्लास्टिक में कभी आपने देखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? नहीं होती, प्लास्टिक इज नॉन मैग्नेटिक। ऑप्शन बी कंडक्टर, प्लास्टिक में ना तो इलेक्ट्रिसिटी ना तो हीट, इन दोनों का ये बैड कंडक्टर होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी बोला है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने से रोकता है, एस्केप करता है। तो प्लास्टिक जो है वो एक गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, उनमें प्लास्टिक लगा होता है क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट सूटेड होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम क्लास एज क्रोबार। ओके, क्रोबार जो होता है वो फर्स्ट क्लास लेवर मशीन्स में से होता है। अब हमको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा है जो कि क्रोबार की तरह ही है, मतलब फर्स्ट क्लास है। ऑप्शन ए देखो, यहाँ पर ये हमें फिगर दी है, ये दी है नट क्रैकर की फिगर। तो नट क्रैकर में हम यहाँ से एफर्ट लगाते हैं, हाथ से इसको प्रेस करते हैं, बीच में हम नट को लोड करते हैं और इसमें फलक्रम जो मशीन है वो आगे लगी हुई है। तो इस पैटर्न को, जिसमें कि लोड सेंटर में होता है और एफर्ट लास्ट में होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड क्लास लीवर। तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी पे आ जाओ, ये हमको फिगर दी है टोंग, चिमटा जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें लोड हम यहाँ से रोटी या आइस कुछ भी पकड़ते हैं, एफर्ट बीच में लग रहा है और मशीन, इसके जो पेचेस लगे हुए हैं वो लास्ट में लगे हुए हैं, फलक्रम। ये हो गया थर्ड क्लास लीवर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी, फिशिंग रॉड की इमेज दी हुई है, मछली यहाँ से हम फंसाते हैं, तो ये हो गया लोड, और खींचने के लिए एफर्ट लगता है सेंटर में, और फलक्रम हो गया ये स्टार्टिंग में, तो ये भी हुआ थर्ड क्लास लीवर। दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी पे आ जाओ, ये प्लायर की इमेज है, प्लायर मतलब प्लास जिसको हम बोलते हैं। एफर्ट हम यहाँ से हाथ से दबाते हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पे मशीन दी हुई है और आगे हम जिस चीज़ को पकड़ते हैं लोड, वो हो गया। तो लोड, फलक्रम, एफर्ट, ये पैटर्न होता है फर्स्ट क्लास लेवर का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, स्टडी द गिवन डायग्राम दैट शोज अरेंजमेंट ऑफ 4 मैग्नेट। तो यहाँ फिगर में 4 मैग्नेट्स दिए हैं और मैग्नेट में ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ होगा तो वो ईच अदर को अट्रैक्ट करेगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, P, R, T और V ये सारे एक पोल को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेट के, जबकि Q, S, V एंड W ये अदर साइड ऑफ द पोल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, P, R, T, V का ऑपोजिट हो जाएगा, और ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक अरेंजमेंट पॉसिबल है वो ऑप्शन बी में ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग कार। मूविंग कार में कौन सी एनर्जी होती है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स अगले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, बाय बाय।